Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with new chapter revision, that is demand analysis. One of the most important chapter from exam point of view, chapter number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So उसमें से एक one of the most important है एग्जाम में. इसमें कोई भी पेज का हर पेज का कंटेंट आपके एग्जाम में ऑलरेडी मेंशन है. सो अपन रिवाइज स्टार्ट करते हैं. देखो, डिमांड एनालिसिस, जो डिमांड आप करते हो अपने घर में उसी को अपन डिमांड बोलते हैं. बिल्कुल सही है. इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी डिमांड मींस डिमांड व्हाट यू आर ऑल डिमांडिंग. बट वो घर में वो घर में सारी डिमांड जो आप करते हो वो फुलफिल नहीं होती. वैसे ही इकोनॉमिक्स में डिमांड मींस डिमांड बट विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो पहले आगे जाने से पहले कि ये डिमांड है क्या और ये डिमांड एनालिसिस करनी क्यों पड़ती है, आखिर ये चैप्टर बनाया क्यों गया और क्या एक्चुअल में रियल लाइफ में ये डिमांड एनालिसिस करने की जरूरत है. हाँ है. रीजन एकदम सिंपल है कि कोई भी, जैसे अपन ने मारुति का टारुति किया था, ध्यान आ रहा है, ये तारुति कार है, वायरल मत करना इसको. ये तारुति कार थी. तो हमने देखा था कि 4 to 6 लाख के सेगमेंट में कितनी पब्लिक है, किस टाइप का कस्टमर सेगमेंट है, किस प्राइस रेंज में, किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में, कितनी साइज में है और कितनी मल्टीपल नंबर्स है. ये सब कुछ मारुति ने ध्यान रखते हुए क्या किया, एसयूवी, एमपीवी, कॉम्पैक्ट, ये सब सब कुछ बना के रखा है. क्यों? कस्टमर की डिमांड को देखते हुए. जब तक आप डिमांड, मार्केट की डिमांड एनालिसिस नहीं करोगे कि किस क्वांटिटी में, किस साइज में, किस रेट में, किस कलर में, साथ में जब तक परचेस नहीं करेंगे, ये सारी एनालिसिस क्या करती है, हेल्प करती है. उसकी ये डिमांड एनालिसिस करने के बाद कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करना चालू करती है. क्या आप उठ के ऐसे 1960s में क्या था, क्या एसी, क्या था इतना लैपटॉप या कि ये कैमरा, इस तरह के प्रोजेक्टर थे क्या? नहीं थे. क्यों नहीं थे? उस टाइम इस चीज की डिमांड नहीं थी. तो एज सिंपल, जैसे जैसे डिमांड जिस चीज की देखी जाती है वैसे वैसे मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, कुछ भी गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं. तो ये डिमांड एनालिसिस उस पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमने प्रीवियस चैप्टर में ही यूटिलिटी में पढ़ा था, यूटिलिटी इज द बेस. तो किसी भी प्रोडक्ट की सबसे पहले क्या होती है, यूटिलिटी. जब यूटिलिटी होती है, जैसे इस लेक्चर की इतनी यूटिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड मैंने देखा मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, वो डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. ओके, तब जाके तो ये लेक्चर कंडक्ट किया जा रहा है. यदि डिमांड ही नहीं होती तो लेक्चर कंडक्ट करते क्या, रिवीजन लेक्चर? नहीं. लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि डिमांड बहुत है इसलिए लेक्चर कंडक्ट किया जा रहा है. तो सेम वे किसी भी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, पहले यूटिलिटी, यूटिलिटी के बाद डिमांड. क्या आपको यूटिलिटी नहीं है इसकी? है. ऐसा तो नहीं है सिर्फ डिमांड है. डिमांड कहां से आता है, पहले उसकी यूटिलिटी होती है. क्या यूटिलिटी है कि इसको अटेंड करने के बाद आपको मार्क्स थोड़े से तो अच्छे आ जाए. और राइट, एंड दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. इस चैप्टर में अपन कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे. ठीक है सर, डिमांड अपन पढ़ना चालू किए थे, डिमांड क्या है. लेकिन इन जनरल डिमांड मींस डिजायर. अब डिजायर क्या होता है, जो आपके मन की इच्छाएं होती हैं, उत्तेजना, भावना, जो अंदर आकांक्षा, कामना, शोभा, ये जो आप के अंदर भरी हुई है, उसी को बोलते हैं क्या, डिजायर. डिजायर मीन्स टू अर्ज टू हैव समथिंग. उसके पाने और चाहने की इच्छाओं को ही अपन क्या बोलते हैं, डिजायर. बट दैट, वो डिजायर बस होने से कुछ भी होता नहीं है. दैट डिजायर और डिमांड, डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. अब विलिंगनेस क्या है, आपकी डिजायर बहुत कुछ है. क्या आपकी, कुछ लोगों की क्या एबिलिटी टू पे है, क्या विलिंगनेस टू पे है? क्या, देखो, डिमांड आपको चाहिए, आपको मस्त स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, लेकिन घर वाले दिला रहे हैं कि आपको नहीं दिला रहे हैं. क्यों नहीं दिला रहे हैं? अब पता है उनको, उनकी एबिलिटी टू पे तो है, लेकिन क्या नहीं है, उनकी विलिंगनेस नहीं है. कि बहुत ही वाहियात है, उड़ा के लेके जाएंगे, साथ में जाएंगे, अकेले आएंगे डबल. तो इस तो इसलिए ये तीन चीज जब तक, ये तीनों फैक्टर्स जब तक एक साथ नहीं आते तो इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड नहीं बोलते. क्या आपके मन में जो उत्तेजना है बाइक, स्पोर्ट्स बाइक की, तो क्या आपको मिल पा रही, क्या मन में डिमांड तो आप कर रहे हो, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में डिमांड तब तक नहीं बनेगी जब तक साथ में क्या ना आए, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे. तो यहाँ आपके बाइक के लिए डिजायर है, आपके, आपकी विलिंगनेस भी है, एबिलिटी है, लेकिन विलिंगनेस पेरेंट्स की नहीं है. इसी तरह बहुत सारी चीजें रहती है. जैसे इस लेक्चर का डिजायर था, एबिलिटी भी थे, लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों की विलिंगनेस नहीं है, इसलिए यहां तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा है, ये सब लेक्चर में नहीं आता है आपकी हरकतें. ये देखो, यहां तक आवाज जाती है, बस करो. ठीक है. आपको एक बार बोल दो,
Demand means desire and desire means what? Urge to have something is known as desire. So demand means desire and that desire is backed by willingness and ability to pay, तब जाके वो क्या बनता है इकोनॉमिक्स में, वो डिमांड बन पाती है. ओके, इन इकोनॉमिक्स बोले तो एक्चुअल में देखो आपको चाहिए कार बाइक. अब आपके जब वो डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक ना, ये क्लास में जो पेड क्राउड आता है वो ऐसे सोचते हैं पेड क्राउड आ रहा है यहाँ पास है, एडवर्टाइज करेंगे. उसमें भी देखते हैं कि यार 100 स्टूडेंट है तो उसमें से हार्डली 5 स्टूडेंट स्पोर्ट्स बाइक खरीदे. तो वो 100 के क्राउड की डिमांड तो देख रहे हैं, है डिमांड, लेकिन उनके पेरेंट्स उसको दिलाने वाले नहीं है, इसलिए वो क्या काउंट करते हैं, डिमांड कितनी है, सिर्फ 5 स्टूडेंट की है. समझ में आ रही है बातें कुछ चीजें. सो नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स में. डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. क्यों रिलेटिव कंसेप्ट है? क्योंकि डिमांड अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता. डिमांड किस चीज के ऊपर, चलो आप डिमांड कर रहे हो, आपको सबके पास एबिलिटी टू पे है, विलिंगनेस भी है, लेकिन उसका प्राइस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो क्या पे करेंगे? एबिलिटी टू पे है लेकिन क्या पे करने को रेडी है? नहीं, विलिंगनेस चली जाएगी. क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है. तो अकेले डिमांड कुछ भी नहीं कर सकता. इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद द टाइम एंड प्राइस. टाइम एंड प्राइस. अभी आपको कोई जैसे समर सीजन में कोई आपको स्वेटर आपको सेल करे तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे समर सीजन में. क्यों? क्योंकि वो टाइम बराबर नहीं है. और उसी टाइम में आप प्राइस क्या करो, बहुत ज्यादा है तो भी नहीं लोगे, लेकिन बहुत कम कर दिया तो भी एक बार थॉट दोगे. समझ में आ रहा है? तो टाइम, प्राइस, डिमांड, ये सब कुछ क्या है आपस में बहुत ज्यादा रिलेटिव कंसेप्ट है. नेक्स्ट आते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में. डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये देखो ध्यान रखना, जो चीज आप डिमांड में पढ़ रहे हो वही सब चीजें क्या होने वाली है, सप्लाई में कॉपी पेस्ट होने वाली. तो बहुत ध्यान से पढ़ना. जैसे यहाँ पर डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, वहां क्या लिखा होगा, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. तो ये सारे शब्दों का एक कॉपी पेस्ट होने वाला है. ध्यान रखना, डिमांड शेड्यूल क्वेश्चन आ रहा है और बहुत बार इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल का क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन आता है. तो डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो यहाँ पास किस चीज का है, देखो मेरे को मालूम है इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो आप भी सुन रहे हो ना, पूरा ध्यान से सुनो और देखो. और ये ऑनलाइन वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये भी लग रहा है कि आप घर में ये चीख चीख के बोल नहीं सकते जिस प्रकार से क्लास में अपन बोल पाते हैं, राइट? नहीं तो घर वाले आपको शक बड़ी निगाहों से देखेंगे, क्या हो गया बेटा, ठीक है? सो इसलिए कोशिश किया करो, नहीं तो घर में अपने रूम को बंद कर लो और चीख चीख के पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे साथ. ओके, सो रिपीट करो. डिमांड क्या है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी ऐड कर देना, ठीक है? सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इन केस यदि कोई एक कंज्यूमर जो चीज गुड्स को डिमांड कर रहा है उस क्वांटिटी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल, यदि डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर पर्टिकुलर टोटल क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल का. सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर होगा एंड यहाँ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर होगा. ठीक है, दोनों के अंदर का कंटेंट समझ में आ रहा है. एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ कॉमन थिंग. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर. उसका देखिए डायग्राम दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है बताओ बच्चों. कर्व DD स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ध्यान रखना, ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड है. इसके ऊपर का भी एक्सप्लेनेशन आने वाला है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके 3-4 रीजंस है, वो भी अपन देखेंगे. तो इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा बच्चों. देखो जैसे यहाँ पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का प्राइस क्या है, 10 है, 8, 6, 4, 2. देखो नेचुरल है, किसी भी गुड्स का यदि प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो आप गुड्स को क्या करते हो, डिमांड ज्यादा करते हो. यदि प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाती है. तो सेम वे दिस इज हैपनिंग हियर इन द डिजाइनिंग द डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल गुड्स. तो प्राइस क्या था, 10 था, तो कितना केजी अपन डिमांड कर रहे थे, 1 केजी. जैसे ही प्राइस डिक्रीज होने लगा, जैसे ही प्राइस 4 हुआ, तो हमने डिमांड क्या करने लगा, ज्यादा इंक्रीज करने लगे. सो आपका ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड बहुत जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला मार्जिन वाई एक्सिस आपका प्राइस है एंड एक्स एक्सिस योर डिमांड है. ओके, सो ये डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है. यहाँ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 है, यहाँ 2 4 6 8 10 क्या हो गया, प्राइसेस हो गया. तो अपन ने देखा जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे थे, 1. तो प्राइस जब 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना किया हमने, कर्सर दिख रहा है, 1 किया है. तो सेम वे जैसे ही प्राइस क्या हो गई, 6 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड हम कितना करने लगे, 3. तो लाइक वाइज जब अपन ने ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये क्या बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट बनता है। और इसमें क्या चलता है, एक वर्ड और आता है इनवर्स रिलेशनशिप। देखो हमने बताया था ना, देखो फिर से, प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिमांड जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। देखो जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज, बट यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसीलिए इसको क्या वर्ड बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। और सप्लाई में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है। ध्यान आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ध्यान आया ना। तो कुछ था क्या ऐसा, बना के रखे हो क्या ऐसा, हाँ। सो अभी आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल में। यहाँ पास मार्केट में कंज्यूमर ए बी एंड सी है। पर्टिकुलर प्राइस में एक एक बहुत अमीर होगा, एक थोड़ा मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास होगा। तो क्या होगा, एक कंज्यूमर जो है 5 क्वांटिटी ले रहा है एट ₹10 में, लेकिन बी कस्टमर जो है वो प्राइस 10 में ही 10 क्वांटिटी ले रहा है, लेकिन सी कस्टमर वो 15 क्वांटिटी ले रहा है। तो डिपेंड अपॉन द प्राइस से क्वांटिटी डिमांड हर किसी का पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी या की डिमांड अलग रहती है। इसलिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में। लेकिन हम बोले हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस 10 में टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, यहाँ पास 30 है, तो इसको इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल मार्केट डिमांड। अब टोटल मार्केट डिमांड को ही बस हम यूज करने वाले हैं किसमें, अपने डायग्राम में। ओके, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पास टोटल मार्केट डिमांड 20, 40, 60, 80। अब कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 100, 80, 60, 40 लिख देते हैं। बच्चों यहाँ जीरो से चालू होता है तो 0, 1, 2, 3 आता है ना, 0, 1, 2, 3, वैसे ये सीक्वेंस रहता है, इसको ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में मतलब चेक करते वक्त मैंने भी ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हैं और उसको ज्वाइन करते हैं तो उनको ही समझ में नहीं आता वो क्या पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे मत करना। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, या कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, टेट पिक्स पाउना, एक बार फिर से बोल दो, टेट पिक्स पाउना। देख के बोलोगे आप लोग। टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन। ई एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। टी टेस्ट हैबिट एंड फैशन। पी पॉपुलेशन। आई इनकम। सी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो बच्चों, जो लोग नहीं देख पा रहे, नहीं बोल पा रहे, देख देख के बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है, तभी जाके आपको याद होने वाला है। ओके, अरे यार तुम लोग आपस में अपनी गंदी मीनिंग ना थोड़ा साइड में रखो थोड़ी देर के लिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसके बाद क्या आता है, प्राइस। पी प्राइस। ए एडवर्टीजमेंट। ओ अदर फैक्टर। ए नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से देखते हैं लेवल ऑफ टैक्सेशन। जैसे ही टैक्सेशन ज्यादा होगा, टैक्स चार्जेस ज्यादा लगेंगे, तो आपके पास पैसे कितने बचेंगे, कम। यदि गवर्नमेंट मोदी जी ज्यादा टैक्स आपसे ले लेंगे तो आपके पास पैसे क्या बचेगा, कम। तो कम पैसे से आप कितनी चीज खरीद पाओगे, कम चीजें, इसलिए डिमांड क्या होगी, गुड्स की कम होगी। इसीलिए जैसे ही प्राइस क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो प्राइस भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। वैसे परचेसिंग पावर कम होती है और डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। लेवल ऑफ टैक्सेशन में दो टाइप के टैक्सेशन है, एक इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। यदि इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्रीज किया, अब पार्ले जी के ऊपर 100% क्या लगने का, डायरेक्ट टैक्स, तो 5 रुपए की पार्ले जी कितने में आने लगेगी, 10 रुपए में आने लगेगी। डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, कम बाय करना चालू करेंगे। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। दूसरा हमने परचेसिंग पावर बोला डायरेक्ट टैक्स के बारे में, डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर बोला मोदी जी ने 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए हमको दे दो, 50% टैक्स फ्लैट। आपके पास कितना बचेगा, 50 रुपीज। तो आप क्या खरीद पाओगे, परचेसिंग पावर कम होगी तो कम क्वांटिटी खरीद पाओगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, यदि आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है, कोई भी गुड्स की आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस, जैसे आपको आपने लगा आजकल ब्रांड फैक्ट्री फैशन फैक्ट्री बन गया ना, क्या बन गया है, सेंट्रो बन चुका है। तो जो भी आप मॉल में जाते हो तो एक आपको लगता है कि ऑफर लगने वाला है, तो आप बोलते हो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आने वाला है, तब तक क्या होगा, ऑफर वगैरह चले जाएंगे। तो अभी क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ऑफर जाने के बाद प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या करते हो, पहले से ही जाके शॉपिंग कर लेते हो। क्यों करा आपने ये सब हरकतें, हॉले टाइप की हरकतें। देखो ये किसी ने पढ़ाया नहीं था आपको, लेकिन बाय डिफॉल्ट अंदर से था, वही कंसेप्ट यहाँ लिखा है। आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। इनकेस लग रहा है कि आपका क्या हो रहा है, लग रहा है ठीक है, मैरिज में आपको सिस्टर की कुछ टाइम के बाद जाना है, मैरिज में आपको कुछ टाइम के बाद जाना है, लेकिन आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ क्या लगने वाली है, सेल लगने वाली है, तो आप अभी से शॉपिंग नहीं करोगे, आप वेट करोगे, देख वेख के आओगे बराबर से कौन सा प्रोडक्ट लेने का है, और उसके बाद जब ऑफर लग जाता है तब जाओगे। तो क्या कर रहे हो, अभी प्राइस ज्यादा है,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से आपको क्या लग रहा है, प्राइस कम होने वाली है, तो करंट डिमांड क्या होने वाली है, कम, और फ्यूचर में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिपेंड अपॉन द प्राइस और एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, आपकी अभी भी डिमांड चेंज होती है। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, जैसे जैसे आपके टेस्ट हैबिट एंड फैशन चेंज होंगे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आपके शौके भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड भी उन प्रोडक्ट्स की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पॉपुलेशन, जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी कंट्री की डिक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड भी उस प्रोडक्ट की कम होगी, डिक्रीज होगी। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू बिग बिग थिंग्स। इनकम, इनकम में क्या होता है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी परचेसिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही परचेसिंग पावर बढ़ती है तो आप क्या करते हो, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने की कैपेसिटी रखते हो। पहले क्या था, आपके पास परचेसिंग पावर या कि आपके पास पैसे कम थे तो आपने क्या किया, सिर्फ हॉल में एसी लगाया, फिर बाद में आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, बोलते हॉल बस में क्यों, एक बेड, दोनों बेडरूम में, और कब ज्यादा पैसे हो गए तो फिर कहाँ लगता है एसी, वॉशरूम में भी। ओके, सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में समझने की कोशिश करो बच्चों। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब एक गुड्स दूसरे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। यदि बीच में क्या किया जाए, कार की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए तो सब लोग क्या खरीदने लगेंगे, लोग पेट्रोल की प्राइस को नहीं देख रहे हैं कि मोदी वो पता नहीं देश में एकदम 100 के पार हो चुका है, सेंचुरी में आ चुका है पेट्रोल का प्राइस, वो नहीं देख रहे। कार का प्राइस जैसे ही कम हुआ तो सबने कार तो खरीद ली, अब कार पानी से चलने वाली नहीं है, वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली किसका डिमांड बढ़ जाएगा बच्चों, पेट्रोल का डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए कार एंड फ्यूल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक गुड्स की प्राइस चेंज होने से दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड क्या होता है, चेंजेस होता है। यदि प्राइस कार की सडनली बहुत ज्यादा हाइक हो जाए, बोलो चिप नहीं चिप नहीं चिप नहीं, पता नहीं कौन सी चिप नहीं रहती है, चिप का डिमांड एकदम बढ़ गया है, चिप अवेलेबल नहीं है, प्राइस कार की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो बताओ मार्केट में यदि कार कम होगी तो क्या होगा, फ्यूल की डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, यदि टी कल से 500 रुपीज पर कप मिलने लगे तो आप क्या करने लगोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉफी से ही काम चला लोगे। समझ में आ रही बातें। तो बोल रहे हैं एक गुड्स की यदि प्राइस चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स की प्राइस चेंज नहीं हुई है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तब भी उसकी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी चेंज होती है। समझ में आ रही बातें। और नेचुरल है किसी भी गुड्स की प्राइस, यदि आईफोन का कल से एकदम एंड्रॉइड फोन की तरह 15-20,000 में आने लगे आपके लिए, तो क्या करोगे आप बताओ, जैसे ही प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिमांड क्या होने लगती है, कोई पर्टिकुलर गुड्स की इंक्रीज होने लगती है, एंड वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, मजा आ रहा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि ताकि वो प्रोडक्ट के क्या हो, अवेयरनेस और उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इंप्रूव ज्यादा हो। और ट्रस्ट इंप्रूव करवा के क्या करना चाहते हो, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, ऐसे बोलना नहीं, मैं आपसे भी मांग रहा था, बोल रहे थे बाइट दो, क्यों, ट्रस्ट बिल्ड होगा किसके ऊपर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट के ऊपर, उससे क्या होगा, डिमांड और सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, सेल भी इंक्रीज होती है। तो मतलब सेल इंक्रीज हो रही मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यदि आप कम एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपका डिमांड भी अकॉर्डिंगली। अदर फैक्टर्स, इसमें आता है क्लाइमेट कंडीशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम एंड ट्रेडिशन। बहुत सी चीज होती है, जैसे कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करें तो जैसे ही आपका दिवाली फेस्टिवल वगैरह कुछ आता है तो ऑटोमेटिकली दिवाली फेस्टिवल के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो ये कस्टम एंड ट्रेडिशन के कारण भी डिमांडर्स में इंक्रीज। अब दिया लेके घूमते हो क्या अभी, नहीं, लेकिन उस वक्त आप कैंडल दिया एंड ऑल जितना भी चीजें लगता है दिवाली फेस्टिवल में, आप सब चीजें की डिमांड करना चालू कर देते हो। तो डिमांड, हम बात कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण डिमांड्स में चेंजेस आता है। तो क्लाइमेट कंडीशन के कारण भी, जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो आप अम्ब्रेला एंड रेनकोट ढूंढने लगते हो, राइट। तो द सेम वे, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस, एडवर्टीजमेंट या कि कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सब चीजों से सिर्फ क्या इनकम से चेंज होता है डिमांड, और किस चीजों से डिमांड चेंज होता है, क्लाइमेट कंडीशन, कस्टम, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब गवर्नमेंट ने निकाल दिया क्या, सैनिटाइजर पॉकेट में होना चाहिए, मास्क मुंह में होना चाहिए, 2 मास्क पीछे 2 मास्क आगे। गलती हो गई, आई मीन अरे भाई इतना सब चीज बोल रहा हूँ कुछ निकल जाता है, ठीक है, आ जाओ। मतलब
उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, बोला ना उन्होंने, मास्क लगा के घूमना है, आपको कहीं भी मॉल में जाना है। सो देखो यहाँ भी बहुत लोग ने मास्क लगाया हो, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी, हाँ ठीक है, 2 बूंद जरूरी, मास्क का जरूरी, सुनो सुनो सुनो, सुनो तो सुन लिया करो, मजे ले लिए ना अभी आप, बस नेक्स्ट मजे में नेक्स्ट मजा लेना। सो गवर्नमेंट पॉलिसी कांट सडनली क्या हुआ, डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, सैनिटाइजर्स एंड मास्क की। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट के भी ऊपर डिपेंड करता है, बोलता है प्राइस को साइड में रखो, प्राइस के कारण सिर्फ डिमांड चेंज नहीं होती है, प्राइस को एकदम साइड में रखो। यदि आपका प्राइस बताओ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो आप खाना खाना बंद कर दोगे, खानों का, हाँ, होटल जाना बंद कर दोगे, नहीं, प्राइस कितनी बढ़े, बोलते अपने को फर्क पड़ता नहीं है, अपन तो घूमेंगे, कोल्ड कॉफी तो पियेंगे, खाना तो खाएंगे। तो कुछ नेसेसिटी वाली चीजें रहती है विच इज नॉट अवॉइडेबल, नेसेसिटी यूज अनअवॉइडेबल है, डिमांड विल रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। तो नेचर ऑफ कुछ प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही आईफोन बनने लगा है, अब उसका प्राइस सडनली और डबल कर दे, तो आप बोलोगे यार बंद ही कर दो आईफोन, मतलब कोई यूज नहीं करेगा, बायकॉट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, वो नेसेसिटी नहीं है, एंड्रॉइड से भी काम चल सकता है, तो इसलिए बोला जा रहा है। इसी तरह क्या होता है, मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मशीन वगैरह हो गई, तो इनकी प्राइस कितनी भी फ्लक्चुएट हो तो भी इनके डिमांड में चेंजेस नहीं आते, बोलोगे नहीं जब सस्ती हो जाएगी तब चेक करवाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, राइट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जिस चीज की नेसेसिटी होती है उसके ऊपर कोई भी प्राइस का फैक्टर अप्लाई नहीं होता। अपन को क्या लगता था, हमने स्टार्टिंग से भी पढ़ा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, हाँ, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट there are also other factor due to which demand will change, ठीक है। सो ध्यान रखना, आ जाओ बच्चों। सो यहां पास 2 P है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फर्स्ट वाला P बच्चों क्या है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, और सेकंड P जो आपका आता है वो प्राइस के रिगार्डिंग आएगा, ओके। ऐसा कुछ चार्ट है ना आपका भाई, हाँ यार ऐसे मत कर धोखा मेरे साथ। चलो एक बार जल्दी से रिमाइंड करवा दो। टी टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, आराम से आराम से। पी पॉपुलेशन, आई इनकम, सी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पी प्राइस, ए एडवर्टीजमेंट, ओ अदर फैक्टर, एन आर। आता है आप लोग को। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से टाइप्स के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, सिंपल। मोनोपोली में क्या था, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट, सिंपल लीगल नेचुरल डिस्क्रिमिनेटिंग, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पास क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव, ध्यान रखना, ओके। सो डायरेक्ट डिमांड जो आप डायरेक्टली मांग लेते हो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड जो मांग लेते हो उसको बनाने के लिए जो पीछे से चीजें लगी हुई हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। फिर ज्वाइंट डिमांड, मांगते एक चीज हो उसके कारण बहुत सारी पीछे पीछे लग जाते हैं, जैसे चाय मांग लिया, अब चाय तो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है लेकिन उसके पीछे कितनी दुनिया भर की चीजें लग जाती है, राइट, उसको बोलते हैं ज्वाइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कंपोजिट, कौन बताएगा कंपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल, मल्टीपल जिससे आपका क्या हो, यूज ऑफ, यूज गुड्स यूज फॉर सेवरल पर्पस जो हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट, फैन, टीवी, ये सब चीज आप रन कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। और कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब एक गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, टी, कॉफी, राइट। सो शुगर, शुगर के लिए बोला गया है। सो यहाँ पास बोल रहा है कॉम्पिटिटिव डिमांड के केस में तो टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं, बोल तो कौन कौन से डिमांड होते हैं। पहला मैंने, लेकिन एक चीज बता दो, देख लो, डायरेक्ट डिमांड को कन्वेंशनल भी बोलते हैं, सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड डायरेक्टली, क्लोथ, शुगर। अब लेकिन इनडायरेक्ट मतलब डेराइव्ड होता है, डिमांड फॉर गुड्स नीड फर्दर प्रोडक्शन यूजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो डिमांड ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री, अब शुगर आपने मांग लिया, तो शुगर क्या पेड़ में उगती है, तोड़ के ले आया, खा लिए, डाल दिया, चाय बन गई, उसको क्या करना लगता है, फैक्ट्री मील में प्रोसेस करना पड़ता है, शुगर केन, सब कुछ। सो जो चीजें लग रही हैं ये सब पीछे वो शुगर को लाने के लिए, तो शुगर क्या हो गई आपकी डायरेक्ट डिमांड, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट्री और मील, वर्कर्स और सब एफर्ट्स लग रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट डिमांड, इसी को बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, ओके। चलो, सो एक बार बोल दो टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव, हो गया। अब फिर से एक बार बता देते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। टैट पिक्स पाउना, टैट पिक्स पाउना, टी टैक्सेशन, E expectation about future price, P taste, habit and fashion, P population, I income, C price of complementary goods, C S
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, P प्राइस, I एडवर्टीजमेंट, O अदर फैक्टर्स, ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। आ जाओ नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट में आइए फास्ट से। बच्चों पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सब पॉइंट्स को कवर कर लिया जाए, स्टिल कुछ बच जाए तो माफ करना। आ जाओ, दोनों सभी चार्ट सेम है। अब देखो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, जिसका फॉर्मूला है डीएफ इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। तो ये डी क्या है? डिमांड है। एफ क्या है? फंक्शन है। किसके ऊपर? ये डिमांड ऑफ, ये एक्स क्या है? प्रोडक्ट है। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट दिस मोबाइल फोन, प्रोडक्ट डिमांड इसकी, प्रोडक्ट एक्स डिमांड है इस किसकी? मोबाइल फोन की। किसके कारण होगी? प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन। सो बोल रहा है कि किसी भी चीज की डिमांड किससे डिटरमाइन होती है? उसके प्राइस से डिटरमाइन होती है। इसलिए उसको लिखा है डी ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ऑफ मोबाइल। क्या बता स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोला है? अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, higher the price of a commodity, lower the quantity demanded, lower the price of a commodity, higher the quantity demanded। एक बार आराम से लिखा हुआ है, other things being remain constant, higher the price of commodity, lower the quantity demanded, and lower the price of commodity, higher the quantity demanded। सबको आता है कैसे? चलो, माय गॉड, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा ही आ जाए। व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले तो ये समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, मैंने आंखें बंद की हैं और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से ही सिर्फ डिमांड चेंज होती है, वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदर फैक्टर्स जितने, मतलब जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, टेट पिक्स पाउना, तो बोलता है ये टेट पिक्स पाउना में सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है उसको मैं लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या? लॉ ऑफ डिमांड। बाकी जितने आपने एडवर्टीजमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एडवर्टीजमेंट, ये कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सब कुछ क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इनमें कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं करी, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ क्या है? प्राइस है। ये थॉट रख के उसने क्या किया है? अजम्पशन करते हुए लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है कि डिमांड किसके कारण चेंज होता है? बताओ बच्चों, प्राइस के कारण। ये assume। तो जितना आपने टेट पिक्स पाव पढ़ा ना, तो नो टेट पिक्स, नो टेट पिक्स में नो चेंज इन टैक्सेशन लेवल, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड फैशन, no change in size of population, no change in income, no change in the price of complementary goods, no change in the price of substitute goods। समझ में आ रहा है? आ रहा है मजा? अब इसके अंदर का क्या लिखोगे? इट इज एज्यूम दैट there is a no change in the taxation policy, if taxation policy change demand will also change। ठीक है, तो इसके अंदर का कंटेंट भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक बार बुक से भी रेफर कर लेना। ऐसे ही सारे पॉइंट्स में लिखा है। इट इज एज्यूम दैट, लिखना है किसी को लिख ले एक बार, इट इज एज्यूम दैट, ओके, ध्यान रखना, इट इज एज्यूम दैट देयर इज डैश डैश डैश, तो वो कॉपी पेस्ट कर देना। इट इज एज्यूम दैट देयर इज डैश डैश डैश, क्या लिखोगे डैश 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 में? इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। फिर आगे फुल स्टॉप के बाद क्या लिखोगे? if there is change in taxation policy, if there is dash dash dash, demand will also affect and accordingly। okay, so आ रही बात समझ में? तो इस तरह देखो ये लिखा है, it is assumed that the size of the population remain unchanged, if there is any change in the population demand of the commodity will also change। समझ में आ रही बात है? ये ट्राइंगल नहीं है बच्चों, हाँ, चेंज कर आ जाए। चले नेक्स्ट में, समझ में आया क्या? आ जाओ बच्चों, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? क्या क्या एक्सेप्शंस है? टू गुड गिफ्ट्स, टू गुड्स क्या है? वन इज प्रेस्टिजियस गुड्स, सेकंड इज हैबिचुअल गुड्स, थर्ड इज गिवन पैराडॉक्स। तो ये गुड्स क्या है? टू गुड्स है। जी क्या है? गिवन पैराडॉक्स है। आई क्या है? इग्नोरेंस है। पी क्या है? प्राइस स्पेकुलेशन है। एस क्या है? स्पेकुलेशन है। तो फिर आखिरी क्या है? प्राइस इल्यूजन है। ओके, चलो आ जाओ। सो एक्सेप्शन समझने की कोशिश करो। एक्सेप्शन में क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला था? प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं क्या?
ये एक्सेप्शन में आएगा, इसमें लॉ ऑफ डिमांड ऐसे कुछ प्रोडक्ट है और ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो वो कौन कौन से चीज उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए? कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज एंड बाय लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां पास बिल्कुल सप्लाई टाइप का डायग्राम बनने वाला है। कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखना इसका डायग्राम या कि कुछ आपको शेड्यूल बनाना हो तो आपको डरना नहीं है। बताओ ये देखो एक्सेप्शन का डिमांड शेड्यूल, जब प्राइस 50 थी तो डिमांड भी क्या हो रही है? 5 ज्यादा हो रही है। जब प्राइस 40 हुई तो डिमांड क्या हो रही है? कम। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड भी उल्टा कम हो रही है, जबकि हमने क्या पढ़ा है? प्राइस की कम होने से डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ उल्टा। इसी को अपन ने क्या कर दिया है? डायग्राम में पोर्ट्रे कर देना है और कुछ नहीं करना है। सो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द प्रेस्टिजियस गुड्स। बोलता है एक्सपेंसिव गुड्स लाइक कार, डायमंड का एंड स्टेटस सिंबल के जो गुड्स रहते हैं उसके केस में जितनी भी प्राइस उनकी बढ़ती जाती है हम उसका उतना ही डिमांड इंक्रीज करते हैं। हैबिचुअल गुड्स लाइक टी, टोबैको, टी भी लिखा है, ओके, सिगरेट हो गया, और भी जो चीजें रहती हैं, कोकीन, गांजा, चरस, ओके। सो इन सब चीजों हैबिचुअल गुड्स में क्या होता है कि कंज्यूमर इवन द प्राइस इंक्रीज उनको फर्क पड़ता नहीं, वो जिनको पीना है पीते हैं, जिनको फूकना है फूकते हैं। सो गिफेन पैराडॉक्स के बारे में आते हैं। गिफेन पैराडॉक्स कौन है मालूम है? एक रॉबर्ट गिफेन थे। उन्होंने अपना देखा, मार्केट में गए और अपना ज्ञान यहाँ दे दिया, इसके कारण आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। सर रॉबर्ट गिफेन है जो ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में, जैसे इंफीरियर गुड्स लाइक ब्रेड, मीट, इवन द प्राइस इज लो, डिमांड डज नॉट राइज। उन्होंने देखा यदि उसके मीट या कि ब्रेड की प्राइसेस यदि कम है तो उनको लगता है कि या तो एक्सपायर हो चुका है, या तो होने वाला है, या तो खराब हो रहा है, या खराब हो चुका है, ये हमको खाना नहीं चाहिए। तो जो ऐसे बोल सकते हैं उनको ये भी ज्ञान दे देना चाहिए, जो पेरिशेबल गुड्स रहते हैं यदि उनके प्राइस सडनली डाउन हो जाते हैं तो उस केस में क्या लगता है हमको? उनका डिमांड भी कम हो जाता है। इग्नोरेंस, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है हर महंगी चीज दुनिया में अच्छी होती है, तो पीपल बाय मोर गुड्स एट हाई प्राइस एज द कंज्यूमर इग्नोरेंट अबाउट द मार्केट प्राइस। एक और ये कंडीशन होता है, वो प्राइस इल्यूजन में भी जा सकता है, लेकिन एक होता है कि जैसे मंडई में चल रहा है कुछ XYZ रेट 10 रुपीज के जी, और यहाँ पास आपके हॉकर आया आपके कॉलोनी के बाहर, बोला मैम 100 रुपीज के जी जा चुका है, आपको तो मैं दे रहा हूँ 50 में, आप ले लो, मैंने पुराना खरीदा था, दिस एंड दैट। तो आपको मार्केट प्राइस के बारे में एक्चुअली में कुछ पता नहीं है, इसलिए आपने ज्यादा प्राइस में गुड्स खरीद लिया। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूजन। कुछ लोग ने लिवाइस की जीन्स बोलते हैं ये इसको स्पेशल कॉटन को ये करके वो करके क्या क्या करके बनाया जाता है, इसलिए इसकी प्राइस क्या है, बनता क्या है वही। समझ में आ रहा है ना? तो आपको इस प्रकार से, अब उसको नहीं तो शाहरुख खान पहन लेगा जीन्स को और दिखाया जाएगा तो हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस इल्यूजन में क्या होता है, हाई प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ अ बेटर क्वालिटी, तो जैसे जैसे डिमांड प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड भी उसकी, डिमांड जैसे इंक्रीज होती है वैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज करते जाते हैं। स्पेकुलेशन में बात आती है स्टॉक मार्केट की, और रियल लाइफ में भी बहुत बार होता है कि स्टॉक मार्केट में यदि आपको दिख रहा है या दिवाली में ऐसा दिख रहा है कि किसी भी गुड्स की, जैसे गोल्ड के केस में बहुत ज्यादा होता है, आपको भी समझना है तो आप बिना दिवाली के 5 to 6 मंथ बिफोर क्या कर लो, गोल्ड को खरीद लो, दिवाली के टाइम पे वैसे ही उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, बेच देना। ये सबको पता है, वो ये क्यों हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस स्पेकुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया तो आपको भी लगने लगा, आपने भी खरीदा, तो जैसे ही जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, अरे यार सर ने सही बोला था, आपने अप्रैल में देखा यार सब लोग खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, तो जब प्राइस बढ़ती जाती है गोल्ड की तभी आप खरीद रहे हो, जबकि तो रूल क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ रही आपको क्या लग रहा है प्राइस इन फ्यूचर और बढ़ेगी, इसलिए आप क्या करते हो, खरीदते हो। इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन, और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द चेंज, ओ माय गॉड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कॉपी। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन का भी, और सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है। कॉपी क्या है? कॉपी यहाँ चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड के बारे में बोला गया है। चेंज इन डिमांड के अंदर क्या हेडिंग आएगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड किसके कारण होता है बच्चों, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये ना वी है, वाई नहीं है, ये वी क्या है, वेरिएशन इन डिमांड है, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, आप सबको आता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अंदर से मन को लगता है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो सूट करता है ना, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स है। ओके, सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, एक लाइन से देखना चालू करते हैं बच्चों। सो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, बार बार जब अदर फैक्टर्स बोला है तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट।
एंड अदर फैक्टर्स लाइक, ध्यान रखना। अब मैं क्या बोलना बताना चाह रहा हूं आपको, टेट पिक्स पाव, नाउ छोड़ दो ना को, टेट पिक्स पाव, टेट पिक्स पाव, अरे सुनो तो, इस टेट पिक्स पाव में पी निकाल दोगे ना तो बाकी जो फैक्टर्स हैं ये टेट पिक्स, इस सबको हम क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स। प्राइस इज प्राइस वाला फैक्टर, बाकी सबको क्या बोलते हैं अपन, अदर फैक्टर्स। तो इसको ध्यान में रखना। वेरिएशन के अंदर कौन सी हेडिंग आएंगी, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अभी आते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के बारे में पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिफिनेशन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स लाइक दैट फिक्स आओ ना, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड, अब इंक्रीज इन डिमांड क्यों होगी बताओ, जब क्या हो, प्राइस डिक्रीज हो और अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हो। ध्यान रखना ये शब्दों का। तो यहाँ फेवरेबल चेंजेस के बारे में बोला गया है, मैंने यहां नहीं लिखा है क्या, कहीं नीचे लिखा था, ये देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, यहाँ फॉल एंड राइज वर्ड आएगा। तो बच्चों इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू favorable change in other factors and price will remain constant, other factors like that fix auna, ओके। उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाएंगे, अभी आपको डायग्राम मैं एक साथ बना दूंगा। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड किसको बोलते हैं बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अन, अरे डिमांड आपकी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है ना, टेट पिक्स आओ ना, उनमें अनफेवरेबल चेंज आया। अनफेवरेबल चेंज मतलब टैक्स क्या हो गए, बढ़ गए, और क्या लग रहा है, चलो पॉपुलेशन कम हो गई। अनफेवरेबल चेंज है, हर चीज बढ़ना घटना नहीं हो रहा है, सब चीजें इंक्रीज नहीं हो रही, नहीं तो लिख देता ना अदर फैक्टर्स में इंक्रीज हो रहा है। अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, अनफेवरेबल हो रहे हैं। देखो डिमांड कैसे डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन कम हो जाए, और बोलो इनकम कम हो जाए, क्लाइमेट कंडीशन नॉर्मल रहे, नॉर्मल रहे, तो आप ना अम्ब्रेला मांगोगे ना रेनकोट मांगोगे, समझ में आ रही बात है। सो बोलता है फेवरेबल चेंज होने से डिमांड क्या हो रही है, अनफेवरेबल चेंज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस यहाँ चेंज होने वाली नहीं है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स लाइक टेट फिक्स आओ ना। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, टेट फिक्स आओ ना क्या बोल रहे हैं, वहां से पी निकाल दिया है क्योंकि वो प्राइस है, तो टेट फिक्स आओ ना बन गया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, बताओ बच्चों, वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स लाइक टेट फिक्स आओ ना। तो मतलब आप वहां टेट फिक्स आओ ना मत लिख के आना, आप लिखोगे अदर फैक्टर्स लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेक्टेड ऑफ फ्यूचर प्राइस, पॉपुलेशन, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट, तो आपका आंसर इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि मतलब एग्जामिनर भी बोलेगा भाई पेपर पहले से मिल गया था क्या। सो इसी तरह आता है एक्सपांशन इन डिमांड, जब एक्सपांस हो रहा है डिमांड तो क्या होगा, प्राइस होगा फॉल। तो एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन व्हाइल अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक दैट फिक्स आओ ना। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक, अदर फैक्टर्स लाइक टेट पिक्स आओ ना। आ रही बात समझ में। सो अब डायग्राम की बात करोगे तो जितने बार भी डायग्राम बोलोगे उतने बार बना देंगे, कैसा भी डायग्राम हो। ये कौन सा है आपका, चेंज इन, देखो एक था चेंज इन डिमांड, एक है वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ मान लेते हैं दिख रहा है। अभी इसमें सुनो बच्चों, चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू अदर अदर फैक्टर्स, ओके। और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पास क्या हो रहा है, एक्सपांशन इन डिमांड हो रहा है एंड ड्यू टू प्राइस हो रहा है, ओके। प्राइस क्या होगा यहाँ पास बताओ बच्चों, डिक्रीज। और यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू प्राइस क्या हो रही है यहाँ पास, इंक्रीज। अभी डायग्राम बनाते हैं, बताओ बच्चों यहाँ पास क्या था, ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। अब देखो यहाँ तो प्राइस तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पास चेंज क्यों हो रहा है, अदर फैक्टर्स। अब बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज कैसे होगा, डिमांड पहले क्या था, इतना था, अभी क्या हो गया, इतना और बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, प्राइस विल रिमेन
कांस्टेंट। हमने पढ़ा ना, हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। देखो मैंने प्राइस क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। डिमांड पहले ये था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ। अब डिमांड के केस में जो आप डायग्राम बनाते हो कुछ इस टाइप से बनता है, समझ में आ रहा? ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसी के डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स। सो ये बोला जाएगा पहले आपका डिमांड कितना था बताओ, यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 10 था, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, कुछ भी बोल सकते हो लाइक ओके। अब देखते हैं, मैं दो ही बनाऊंगा तो आके आप समझ में आए। अब प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बट डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी आपकी, 50 थी, अभी कितनी हो गई है, 20 हो गई मान लेते हैं। सो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, पहले ये था, कुछ डायग्राम ऐसा था, बाद में क्या हो गया, कुछ ऐसा डायग्राम बन गया। समझ में आ रही बातें, आ रहा है मजा? सो ये देख लो, एक बार आपको दिखा देता हूँ जल्दी से बच्चों। कहाँ है, ये क्यों अदृश्य हो जाता है मेरे लेक्चर में, ये मेरी स्पीड मैच नहीं कर पाता ना, क्या कर रहा है ये, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ बेटा? बच्चों हम रिवाइज कर रहे हैं फास्ट, कहाँ गया है, इसकी चार्जिंग भी खत्म हो रही है। चलो बच्चों नेक्स्ट कहाँ थे, एक्सपांशन इन डिमांड। अब देखो एक्सपांशन डिमांड में कैसे हो रहा है बताओ बच्चों, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। तो प्राइस पहले कितना था, फॉर एग्जांपल 30 था, अभी प्राइस कितना हो गया है 20। तो जैसे ही प्राइस क्या हो रहा है 30 से 20 आ रहा, तो डिमांड क्या होगा, पहले डिमांड था 5 क्वांटिटी, अभी कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? अरे ठीक है भाई, ले 10 लिख दिया। तो सुनो, अरे नहीं है भाई, जो देखो पहले जब प्राइस क्या थी, ज्यादा थी, आपका डिमांड कितना था, कम था, 5 था। जैसे ही प्राइस आपकी क्या हुई, कम हुई, डिमांड क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, और डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। समझ में आया? अभी फिर से यहाँ पास, अभी यहाँ कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड है, मतलब डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले मतलब क्या थी, ज्यादा थी, पहले हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 थी और प्राइस क्या था, कितना, 5 रुपए था, ठीक है कुछ भी है। सो कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड मतलब कब होता है कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, जब प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो। तो यहाँ पास अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा क्या था प्राइस, अपन ले लेते हैं, कुछ तो बोलो यार, 2 रुपए ले लेते हैं। जब प्राइस 2 रुपए था तब आप कितना क्वांटिटी डिमांड करते थे, 10। अब जैसे ही प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसको ऐसी लाइन से नहीं करना चाहिए, जब प्राइस इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 5, तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम। तो ये ठीक है, तो डायग्राम तब भी बनने वाला कैसे है, वैसे ही। समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान रखो दोनों में डिफरेंस है, मैं उन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पास से दिखाना चाहूंगा। देखो डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, ध्यान रखना कर्व स्लोप्स अपवर्ड है, यहाँ पास कर्व स्लोप डाउनवर्ड है, यहाँ पास शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि देख रहे हो ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ है इंक्रीज इन डिमांड में, और ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। आ रही बात समझ में? मेरे यहाँ देख के कुछ होने वाला नहीं है, जो लोग शक निगाहों से देख रहे हैं आपको अपने हाथों से लकीरें ड्रॉ करनी पड़ेंगी अपने जीवन की। सो नेक्स्ट आता है डाउनवर्ड, डीएमयू इज सीएम, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्यों डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, क्या, अरे बना दिया है, बन जाती है कभी कभी। डीएमयू इज सीएम, अरे बच्चों डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, रीजन जस्टिफाइंग फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बिकॉज पहला वाला मैं आपको बोल देता हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा है, जैसे जैसे किसी भी गुड्स की मोर वी हैव अ कमोडिटी लेस वी डिजायर टू हैव इट, जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी डिजायर क्या होती है, कम होती जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राइस भी क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए जब भी अपन का डायग्राम बनता है वो क्या बनेगा हमेशा, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, इसलिए वो क्या बनता है डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट के कारण जैसे ही आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वहां पास भी क्या बनेगा आपका, वो भी अल्टीमेटली इफेक्ट किस में आता है, प्राइस में आता है। तो अल्टीमेटली उसका भी क्या बनेगा, पहले आप देख लेते हैं मेमोरी टेक्निक क्या है बच्चों, डीएमयू क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू। आईएस क्या है, इनकम इफेक्ट, एस क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सी क्या है आपका, कंज्यूमर न्यू कंज्यूमर, एंड एम इज मल्टीपर्पज यूजेस। एक बार फिर से चीख चीख के बोल दो, डीएमयू इज सीएम, DMU is CM. DMU is a law of diminishing marginal utility. I is a
income effect, S is the substitution effect, C is the new consumer, M is the very good. अभी आ जाते हैं आपको इसके लिए ना स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं चाहता हूं आप यहीं से देख लो। ऊपर है, कितना ऊपर है अजम्पशन, बस 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 बस। ये देखो देखो यहां पर सीधे सीधे क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग विद द इंक्रीज इन स्टॉक, डीएमयू क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे आपके पास क्या होता है, स्टॉक इंक्रीज होने लगता है और वाइस वर्सा रहता है। इसी तरह क्या होता है, कंज्यूमर टेंड्स बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल, जैसे ही प्राइस फॉल होता है वैसे वैसे कंज्यूमर क्या करने लगते हैं, ज्यादा खरीदने लगते हैं, इसलिए वो क्या होता है, डिमांड जो ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोप रहता है। इनकम इफेक्ट में इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स प्राइस क्या होगा, फॉल, तो परचेसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या करेंगे इनकम इफेक्ट के केस में, जैसे ही आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या करते हो आप बोल सकते हो प्राइस फॉल हो आपके लिए हो जाता है, परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है एंड कंज्यूमर इंक्रीज which enables him to buy more of that commodity, this is known as income effect। substitution effect के बारे में बोल रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी राइसेस, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका राइज हो जाएगा तो कंज्यूमर बाय 10 टू मोर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो दूसरा गुड्स है वो ज्यादा खरीदने लगेंगे, सो वहां पास भी एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी एंड द होस्ट whose price has increased, this is known as substitution effect। तो तब भी क्या बनने वाला है, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। मल्टीपर्पज यूज के केस में क्या रहेगा, ऐसे गुड्स जिसका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, डिमांड विल राइज विद द फॉल इन इट्स प्राइस। जैसे ही समझ लो गैस ऐसी चीज है, जैसे आप वाटर गीजर एंड ऑल यूज कर, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो आप क्या करोगे, गैस गीजर एंड ऑल यूज करना बंद कर दोगे, आप क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी से वाटर हीटर, न्यू कंज्यूमर। तो जैसे ही ये पॉपुलेशन या उसके पॉइंट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, न्यू कंज्यूमर क्लास appears who can now afford the commodity and the total demand of commodity increases। जैसे ही किसी सेगमेंट में नया कंज्यूमर एंटर होगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड स्लोप में समझने की कोशिश करो, इतनी देर से बोल रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, पहले क्वांटिटी डिमांड 10 थी, धीरे धीरे क्या हो रहा है 20 होगी, जैसे अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, आपका कर्व अपने आप स्लोप क्या बनेगा, डाउनवर्ड ही बनने वाला है। कभी कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन स्लोप क्या होने वाला है, डाउनवर्ड ही होने वाला है, कभी भी वो इस तरह अपवर्ड नहीं बनेगा। कब बनेगा, एक्सेप्शन के केस में, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आ रही बात समझ में बच्चों, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस डिमांड टॉपिक। सो एक बार फिर से क्या बोलोगे, अच्छा एक बार फास्ट से, इन जनरल डिमांड मीन्स डिजायर, एंड डिजायर क्या होता है, अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर, एंड बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। नेक्स्ट आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, बाकी आगे पता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय ऑल द कंज्यूमर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड ऑल। यहाँ पर स्लोप क्या रहेगा, स्लोप कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ध्यान दो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग को क्या बोलते हैं अपन, टेट पिक्स, अरे डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का कौन से फैक्टर जिसके कारण डिमांड चेंज होता है, टेट पिक्स पावना, टी टैक्सेशन, ई एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्राइस, टी टेस्ट हैबिट एंड फैशन, पी पॉपुलेशन, आई इनकम, सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पी प्राइस, ए एडवर्टाइजमेंट, ओ अदर फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बच्चों क्या पढ़ा है, जल्दी से बता दो। इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। और नेक्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। स्टेटमेंट, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। वाह। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या assumption, नो टेट पिक्स, नो टेट पिक्स में नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड फैशन, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या हो रहा है तुमको। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या एक्सेप्शन, टू गुड गिफ्ट्स, टू गुड प्रेस्टिजियस गुड, हैबिचुअल गुड, डिफेंस पैराडॉक्स। फिर नेक्स्ट आता है
इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन। यहां पर स्टूडेंट भूल जाता है। टू गुड गिफ्ट्स क्या है? प्रेस्टिजियस गुड, हैबिचुअल गुड। फिर गिवन पैराडॉक्स, इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन। इग्नोरेंस, प्राइस इल्यूजन एंड स्पेकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज इन डिमांड। ओ माय गॉड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का हेडिंग आएगा। ओके, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या आएगा? इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फेवरेबल चेंजेस अदर फैक्टर्स, अदर increase in demand due to change in favorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like that fix avna. Next after decrease in demand due to change in unfavorable change in other factors and price will remain constant. Other factors like that fix avna. Variation in demand due to change in price and other factors will remain constant. Other factors like that fix avna. Next आते हैं वेरिएशन में क्या आएगा? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। एक्सपांशन इन डिमांड, अरे बच्चों ये तो आपने ठीक से देखा है ना, कॉपी कॉपी कर देना एकदम। चलो नेक्स्ट आता है एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू fall in price and other factors will remain constant. Other factors like trade picks आओ ना। नेक्स्ट आते हैं contraction in demand. Contraction in demand due to rise in price and other factors will remain constant. Other factors like trade picks आओ ना। downward slow बोलो DMU is CM, DMU law of DMU, I income effect, S substitution effect, C new consumer, M multi-purpose use। आ रहा है मजा? So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye बच्चों।